नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। मैं हूं वाई शिवम, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीजीआई की एक टिप्पणी से आज कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। आज सीजीआई पूरे दिन सुर्खियों में रहे हैं। ये टिप्पणी उन्होंने इसी साल मार्च के पहले हफ्ते में की थी और बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि गवर्नर या राज्यपाल ऐसी जगह दखल नहीं दे सकते जहां उनके कदम सरकार गिरने की वजह बन जाए। ये हमारे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एक गंभीर बात है, गंभीर खतरा है। ये टिप्पणी मैंने इसलिए दोहराई क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की चर्चा हो रही है दो मामलों में जो अहम फैसले सुनाए गए, ऐतिहासिक फैसले सुनाए गए, और इसके बारे में कई रिपोर्ट्स आप देख चुके होंगे। दिल्ली में दिल्ली सरकार की जीत हुई और सीजीआई ने कहा कि एलजी को राज्य सरकार के अधीन काम करना होगा। कुछ मामलों में राज्य सरकार की बात माननी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा, केंद्र उसमें दखल ना दे। और महाराष्ट्र में भी एक मामला ऐसा था जिसमें फैसला सुनाया गया सरकार का, उद्धव सरकार गिराने के लिए राज्यपाल और स्पीकर की भूमिका पर सवाल फिर उठ रहे। उन्होंने कहा कि इन्होंने ठीक तरीके से काम नहीं किया। इन सवालों के बीच समझना जरूरी है कि राज्यपालों की भूमिका इतनी संदिग्ध कैसे होती जा रही है और सरकार कैसे उनका इस्तेमाल कर रही है। भारत में राज्यपालों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं। हालांकि उनकी औपचारिक भूमिका है, वे विधायी, कार्यकारी और विवेकाधीन ताकत रखते हैं, शक्तियां रखते हैं। राज्य के चुनाव के दौरान अगर राजनीतिक संकट आ जाए तो उनकी जरूरत महसूस होती है और पार्टियों के बीच सरकार बनाने की स्थिति साफ नहीं होती है, तब भी राज्यपाल तय कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी सरकार बनाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। क्रिकेट में या फुटबॉल में जो रेफरी का काम होता है, अंपायर का काम होता है, वो लोकतंत्र में राज्यपाल का काम होता है। बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। लेकिन भारत में लंबे वक्त से राज्यपालों के ऊपर राजनीतिक पक्षपात और केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने के आरोप लगते रहे हैं। जिस तरह से उनकी नियुक्ति होती है और उनके कार्यकाल को लेकर अनिश्चितता रहती है, उससे राज्यपाल निष्पक्ष रेफरी या एम्पायर की बजाय राजनीतिक परिस्थितियों में काम करने वाले केंद्र सरकार के नुमाइंदे या एजेंट बनकर रह जाते हैं। एक रिसर्च का मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा, बड़ी महत्वपूर्ण रिसर्च है, आपको जानना चाहिए इसके बारे में। यह रिसर्च कहता है कि 1950 और 2015 के बीच केवल 1/4 राज्यपालों ने 5 सालों का कार्यकाल पूरा किया है। 37% राज्यपाल 1 साल से भी कम समय तक अपने पद पर रहे। यह आंकड़ा हैरान करने वाला है, चौंकाता है। परंपराओं को किनारे रखकर राज्यपालों को आमतौर पर निर्वाचित राज्य सरकार से परामर्श किए बिना सत्ताधारी दल की ओर से नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति इसी तरीके से होती है और इस वजह से संघीय और राज्य सरकारों के बीच के जो ताल्लुक होते हैं उसमें खटास आ जाती है। दशकों से कई राज्यपालों को निर्वाचित राज्य सरकारों के सुचारू कामकाज में दखल देते हुए देखा गया है और यह बहुत खतरनाक है। ये राज्य सरकारें केंद्र सरकार की आमतौर पर विरोधी दलों की होती हैं, जैसा कि महाराष्ट्र और दिल्ली के मामले में आप देख रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के राज्यपालों के काम करने के तौर तरीकों पर सवाल खड़े किए हैं। अगर इतिहास में जाएं, 1980 के दशक में मैं आपको लेकर चलता हूं। इस दौरान आधा दर्जन भारतीय राज्यों में शासन करने के बाद बीके नेहरू ने खुद को एक सत्तारूढ़ दल के थक चुके रिटायर्ड सदस्य के तौर पर बताया था। ऐसे में यह चौंकाने वाली बात नहीं है कि पार्टी के वफादारों को अक्सर उनकी वफादारी की वजह से इस पद के लिए चुना जाता है। प्रोफेसर अशोक पंकज हैं, उनकी एक रिसर्च है जिस रिसर्च कहती है कि 1950 से 2015 तक भारत में 52% राजनेता या 26% रिटायर हो चुके नौकरशाहों को राज्यपाल नियुक्त किया गया। इनके अलावा न्यायाधीश, वकील, रक्षा अधिकारी और शिक्षाविद भी इसमें शामिल हैं। सभी राज्यपालों का 5वां हिस्सा पूर्व सांसद या विधायकों का है। इसलिए बहुत से लोग मानते हैं कि राज्यपाल के पद को खत्म कर देना चाहिए। वो वक्त आ गया है कि इस पद की कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्या यह मुमकिन है? और अगर ऐसा होता है तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आपको विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए। इसका जो शीर्षक है वो भी मैं आपको बता दूं। इसका शीर्षक है हेड्स हेल्ड हाई, सैल्वेजिंग स्टेट गवर्नेंस फॉर 21st सेंचुरी इंडिया। यह बताता है, यह रिपोर्ट कहती है कि राजभवन से छुटकारा पाने के बजाय उसमें सुधार किया जाना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि राज्यपालों को नियुक्त करना और हटाना सत्तारूढ़ दल के विशेषाधिकार में नहीं होना चाहिए और इसे ज्यादा संघीय और सहकारी तरीके से किए जाने की जरूरत महसूस की है इस थिंक टैंक ने, और कहा है कि राज्यपालों के कामों के लिखित कारणों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
हेड्स द हेल्ड हाई सल्वेजिंग स्टेट गवर्नेंस ऑफ 21st सेंचुरी इंडिया के जो लेखक हैं उनका नाम है ललित पंडा। कहते हैं कि राज्यपाल के कार्यालय को खत्म ना करें, राज्यपाल के कामों के कारणों को दर्ज करें, उन्हें सार्वजनिक करें और पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी उसमें लाने की आवश्यकता है। उन्हें नियुक्त करते वक्त समय भी पारदर्शिता रखनी चाहिए, लेकिन यह काम करना भारत में आसान नहीं है। हाल के दिनों में अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि सीजेआई ने राज्यपालों पर कई तल्ख टिप्पणियां की हैं और इन टिप्पणियों से आप समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं। दूसरी तरफ राज्यपालों की केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसी सरकारों से टकराने की खबरें भी खूब आम होती रहीं, लेकिन जिन फैसलों की वजह से राज्यपालों पर बात करना जरूरी हुआ उनको अगर आप ध्यान से देखें, गौर करें तो कई बातें पता चलती हैं। जैसे महाराष्ट्र के मामले में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र से जुड़े फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा है कि उद्धव ठाकरे को फिर से मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया। लेकिन अगर इस पूरे मामले को समग्र रूप से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि तब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जून 2022 में महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश नियम के तहत नहीं दिया। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष उचित वक्त में फैसला ले सकते हैं। एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को तब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पार्टी बैठक में शामिल नहीं होने पर अयोग्य ठहराए जाने का नोटिस दिया था। व्हिप जारी करने के बावजूद ये विधायक पार्टी बैठक में शामिल नहीं हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टी की आपसी कलह सुलझाने में नहीं किया जा सकता, यह गलत तरीका है। विधायकों की अयोग्यता वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में पिछले करीब 10 महीनों से सुनवाई चल रही है और 10 महीनों में कई सारी टिप्पणियां आई हैं। पिछले साल 21 जून को उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनकी पार्टी के ही 16 विधायकों ने वकालत कर दी और वो पार्टी से अलग हो गए। 24 जून को शिवसेना के इन 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग विधानसभा के तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल से की गई थी। जिरवाल ने उन 16 विधायकों को नोटिस भेजा था, नोटिस भेजकर उनको बताया गया, लेकिन फिर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। एकनाथ शिंदे के गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और अपने गुट के ही असली शिवसेना होने का दावा पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि असली शिवसेना वो है। इसके लिए चुनाव आयोग में पार्टी सिंबल को लेकर एक लंबी लड़ाई चली। फरवरी में इसी साल 2023 में चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के धड़े वाली शिवसेना को असली शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह था और पार्टी का जो नाम था, यानी धनुष तीर, और पार्टी का जो नाम था वो शिंदे गुट के पास रहने की इजाजत उसको दे दी। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए। बीते साल 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समझी गंभीरता को देखते हुए इस मामले में 5 सदस्यीय संविधान पीठ को यह सौंप दिया गया। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के दोनों गुट मुख्य याचिकाकर्ता हैं इसमें, और इसके अलावा अलग अलग संस्थाएं भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी हैं इस मामले में। इसमें कुछ वकील हैं, कुछ एक्टिविस्ट भी हैं, ये लोग भी इस मामले में गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को भी प्रतिवादी इसमें बनाया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कुल 4 बड़ी याचिकाएं दायर की गई थी। पहली याचिका जो है उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से है, जिसमें 16 विधायकों के निलंबन को चुनौती दी गई है। जो दूसरी याचिका है उद्धव ठाकरे गुट की है, जिसमें बाकी विधायकों को निलंबित करने की मांग की गई है। एक और याचिका है, तीसरी याचिका, जिसमें उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों के निलंबन से जुड़ी हुई याचिका है। और चौथी याचिका जो है वो है सुभाष देसाई ने दायर की है, जिसमें 3 से 4 जुलाई को आयोजित सदन के विशेष सत्र को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है। सुभाष देसाई जो है वो ठाकरे परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं, काफी विश्वासपात्र माने जाते हैं। हालांकि उनके बेटे भूषण देसाई एकनाथ शिंदे गुट के साथ चले गए थे। सुभाष देसाई महाविकास अघाड़ी की सरकार में उद्योग और खनन मंत्री भी थे। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सुनवाई कर रहे थे, कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे थे, और अभिषेक मनु सिंघवी भी इसी मामले में पैरवी कर रहे हैं। जबकि शिंदे गुट की ओर से वकील हरीश साल्वे और एनके कौल और महेश जेठमलानी अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने। उन्होंने कहा कि सिर्फ पार्टी के भीतर के असंतोष की वजह से राज्यपाल के लिए यह न्यायोचित नहीं है कि वो विश्वास मत हासिल करने के लिए कहें। फरवरी के महीने में इस संबंध में हुई लगातार सुनवाई में संविधान पीठ ने अलग अलग राय रखी और बयान दर्ज किए गए थे। उस समय कपिल सिब्बल ने उस वक्त पैरवी की। कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से विश्वास मत की वोटिंग को गैरकानूनी बताया था। उन्होंने दलील दी कि शिवसेना के 2 धड़ों के बीच जो भी हुआ है यह विधायिका के दायरे में नहीं आता।
संविधान दोनों ही धड़ों को मान्यता नहीं देना चाहे, वो अल्पमत में हो या बहुमत में। यह तर्क भी दिया गया कि पार्टी और विधानमंडल अलग अलग हैं, जबकि शिंदे गुट की ओर से कहा गया कि ऐसा नहीं है। राज्यपाल की ओर से अदालत में पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्रतिद्वंदी विधायकों ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर तत्कालीन सरकार से अलग होने की बात कही थी और राज्यपाल ने ठाकरे से बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा था। सुनवाई के दौरान ही तत्कालीन राज्यपाल जो उस वक्त थे भगत सिंह कोश्यारी, उनकी भूमिका पर सवाल उठने लगे और मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने भी उनकी भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे की सरकार से जो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कहा, उसका क्या आधार था, यह बताया जाए। जब सदन में बहुमत अस्थिर नजर आ रहा हो तो राज्यपाल शक्ति परीक्षण को कह सकते हैं, लेकिन क्या इस तरह का कोई भी संकेत था, यह बताया जाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक और बात कही जिसका जिक्र जरूरी है। उन्होंने कहा कि विधायकों में मतभेद किसी भी कारण से हो सकता है, यह पार्टी के सिद्धांतों को लेकर भी हो सकता है और विकास के लिए पर्याप्त राशि अगर ना उपलब्ध कराई जा रही हो तब भी मतभेद हो सकता है। तो उन्होंने यह भी कहा, उन्होंने सवाल भी किया, लेकिन क्या यह राज्यपाल के लिए शक्ति परीक्षण करवाने का संतोषजनक आधार बनता है? यह सवाल चंद्रचूड़ साहब का था। राज्यपाल एक खास नतीजे पर पहुंचने के लिए क्या अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर रहे थे? ये चंद्रचूड़ साहब ने अपने पूरे जो उनका आज फैसला था उसमें कहा और संवैधानिक पीठ ने इसकी सुनवाई की। इसके अलावा जस्टिस M.R. शाह थे, जस्टिस श्री कृष्ण मुरारी थे, जस्टिस हेमा कोहली इसमें थी, जस्टिस नरसिम्हा भी इस बेंच में शामिल थे जिसने फैसला दिया। वहीं एक और दूसरा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक जिसका निर्णय आज हुआ, दिल्ली में LG को दिल्ली सरकार के अधीन मानने का। पीठ ने क्या कहा ये मैं आपको बता देता हूं। पीठ कहती है कि अगर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को अधिकारियों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं दी जाती है तो जवाबदेही की त्रिस्तरीय श्रृंखला का सिद्धांत निरर्थक हो जाएगा। अगर अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर देते हैं या उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रभावित होता है। अगर सेवाओं को विधायी और कार्यकारी परिक्षेत्र से बाहर रखा जाता है तो मंत्रियों को उन सिविल सेवकों को नियंत्रित करने से बाहर रखा जाएगा जिन्हें कार्यकारी निर्णयों को लागू करना है। संवैधानिक पीठ ने जोर देकर कहा है यह बात कि दिल्ली सरकार अन्य राज्यों के जैसे ही सरकार के प्रतिनिधि के रूप का प्रतिनिधित्व करती है और संघ की शक्ति का कोई और विस्तार संवैधानिक योजना के खिलाफ ही होगा। पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 239 AA केवल दिल्ली सरकार और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच हितों को संतुलित करने के लिए है। मामले में मुद्दा यह था कि क्या दिल्ली सरकार के पास संविधान की अनुसूची 7, सूची 2 और 41 के तहत सेवाओं के संबंध में विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं और क्या अलग अलग सेवाओं जैसे IAS, IPS, DAN, IC और DAN, IPS के अधिकारी जिन्हें केंद्र सरकार दिल्ली को आवंटित करती है उन पर दिल्ली सरकार का प्रशासनिक कंट्रोल हो सकता है, प्रशासनिक नियंत्रण हो सकता है। जस्टिस AK सीकरी ने माना कि संयुक्त सचिव रैंक और उसके ऊपर के अधिकारियों के जो ट्रांसफर और पोस्टिंग हैं वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल की शक्तियों के अधीन हैं, ये उन्होंने माना था। एक अन्य अधिकारी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में रहेंगे, ये भी उन्होंने कहा। जस्टिस अशोक भूषण ने यह माना कि सेवाएं पूरी तरह से दिल्ली सरकार के दायरे से बाहर हैं, लेकिन संविधान पीठ ने इस मामले में आज जो कहा वो उन्होंने कहा कि खंडित फैसले में जस्टिस अशोक भूषण से वो सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने 2022 में विवाद पर फैसला करने के लिए 3 जजों की बेंच का एक गठन किया था उस वक्त और बाद में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कानूनी विवाद से संबंधित समिति प्रश्नों को एक संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया था। इसके बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस मामले में और जस्टिस M.R. शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा की जो 5 जजों की बेंच है उसने इस विवाद की सुनवाई शुरू की और उसके बाद नतीजा दिल्ली सरकार के पक्ष में आ गया। यानी पहले जो बेंच 3 का बेंच था उसको पलट दिया गया। 11 तारीख केंद्र सरकार के लिए, 11 मई केंद्र सरकार के लिए शुभ नहीं है। 12 मई को भी केंद्र सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 13 तारीख को कर्नाटक के नतीजे आने हैं, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। तो 11 मई, 12 मई और 13 मई निश्चित तौर पर यह केंद्र सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। 11 मई को जो कुछ भी हुआ वो केंद्र सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। 12 मई और 13 मई को क्या होगा ये हम आपको जरूर बताएंगे। मुझे इजाजत दीजिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया ये कार्यक्रम देखने के लिए।